हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रेमेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी, एक बहुत ही यूनिक रेमेडी जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही सुना होगा, जिसका नाम है दोस्तों ब्राइटा कार्ब। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं पहले कि ब्राइटा कार्ब का पेशेंट रहेगा किस तरीके से वो दिखेगा और क्या उसके माइंड में चलता है और कैसे कैसे वो फील करता है और किस तरीके से आप उस पेशेंट को पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ब्राइटा कार्ब का पेशेंट जो है उसका हेड आपको बड़ा दिखेगा, पेट बड़ा दिखेगा, बाकी पूरा शरीर हाथ पैर दुबले पतले होंगे, यानी कि पेट मोटा और सर मोटा मिलेगा, बाकी सारा शरीर उसका दुबला पतला मिलेगा। ये उसका एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है और ये खासकर बच्चों में देखा जाएगा, बट एल्डर्स केस में कुछ अलग ही सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसकी बात हम बीच में करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमें चीज़ें माइंड में रखनी है दोस्तों कि जो पूरे ब्राइटा कार्ब की थीम है ना दोस्तों, वो ये है कि उससे डिपेंडेंसी, उसे लगता है कि मैं अकेले कुछ कर ही नहीं पाऊंगा इस पूरे जीवन में, तो उसे कोई ना कोई साथी चाहिए, कोई डिपेंड है। अगर वो मतलब पूरा जीवन डिपेंड रहता है, अगर उसे बड़े होकर भी मान लीजिए कॉलेज लाइफ में भी अगर उसे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं ना, तो अपने माता पिता को साथ में ले जाएगा, यानी कि इतना वो ज़्यादा वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। और उसका कारण ये है दोस्तों कि उसे लगता है कि मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं खुद से कुछ चीज़ों को चूज़ कर पाऊंगा, सेलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि इसका माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है जितना एक आम दिमाग होना चाहिए। तो इसीलिए उसकी जो मेन थीम है वो यही है दोस्तों कि वो पेशेंट हमेशा डिपेंडेंट रहेगा दूसरों पर। ये हो गई एक बात। दूसरी बात में जो हमें याद रखना है दोस्तों, उसके पैरों में हमेशा पसीना रहेगा, और पसीना भी कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल रहेगी, उसमें बदबूदार पसीना रहेगा खासकर उसके पैरों में। और इसके साथ साथ दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि ब्राइटा कार्ब का जो पेशेंट है, अगर वो उसको मेंटल स्ट्रेस होगा, यानी कि कोई भी मानसिक तनाव आएगा, तो हमेशा अपने नाखून चबाएगा। तो ये आपको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आप उससे कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे ड्यूरिंग केस टेकिंग, तो वो तुरंत के तुरंत अपने नाखून चबाना स्टार्ट कर देगा। और उसका स्ट्रक्चर ही आपको अलग दिखेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, मेंटली इतना एक्टिव नहीं रहता है, गुमसुम रहेगा, यानी कि औरों से कटता फिरेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसे लगता है कि कोई मुझे कुछ पूछ ना ले या मैं किसी को फेस ना करूं, ताकि जो मैं हूं मैं किसी के सामने ना आ पाऊं, यानी कि उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इसे दूसरों से अलग रखता है। तो अगर बच्चा भी है तो उस पेरेंट टीचर मीटिंग में माँ बाप को बताया जाएगा कि आपका बच्चा बहुत ही अलग अलग रहता है, एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है, कोई ज़्यादा जवाब नहीं देता है, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और उसका कारण यही रहता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और साथ के साथ इन बच्चों में डिलेड डेवलपमेंट दिखेगी, यानी कि लेट चलना और लेट बोलना हमेशा देखा जाएगा। तो अगर कोई बच्चे का केस है, डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर पूछना है। और अगर पैरों में पसीना है और इसके साथ साथ अगर वो जब भी मानसिक तनाव में आता है तो वो नाखून चबाता है, तो इस केस में ये बात जरूर कंफर्म कीजिएगा दोस्तों, तो हमें खुद को भी उस पेशेंट का समझ आएगा क्लियरली कि ये ब्राइटा कार्ब का पेशेंट है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके की यूजेस पर, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर होती है, और उसके बाद हम इसके चलेंगे मेन पेज पर। तो फ्रेंड्स, की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है एंजाइटी एंड फोबियाज। तो इसको बहुत सारी एंजाइटीज एंड बहुत सारे फियर्स भी इसके अंदर रहते हैं कि मेरे से कुछ पूछ ना ले, मेरी बेइज्जती ना कर दे कोई, मैं औरों के सामने एक्सपोज ना हो जाऊं, यानी कि जो मेरी कमियां हैं वो औरों के सामने ना आ जाएं। तो इस प्रकार की एंजाइटीज एंड फोबियाज रहेंगी, बट उसका कारण यही रहेगा दोस्तों कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता चीज़ों में। और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इन पेशेंट्स के अंदर उनके जो सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं वो भी इतने अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो उसको लेकर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा फोबियाज रहते हैं चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है ग्रोथ डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स, इसमें वही बात बताई गई है जो मैंने आपको बताया, डिलेड डेवलपमेंट। एक जेनेटिक डिसऑर्डर इनके अंदर हो जाता है जिसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं दोस्तों। उसके कारण ये लेट चलते हैं, लेट बोलते हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, कटे कटे रहेंगे दुनिया समाज से, और एक अलग ही कन्फ्यूज़न इनके माइंड में चलती रहेगी। थर्ड पॉइंट में बात की गई है इम्पोटेंसी, यानी कि एल्डर्स के केस में या फिर जब एक यंगर स्टेज आती है तो उस केस में इम्पोटेंसी भी देखी गई है ऐसे पेशेंट्स के अंदर दोस्तों। और उसके साथ साथ लो लिबिडो देखी गई है, यानी कि मेंस के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम सेक्सुअल डिज़ायर इन पेशेंट्स के अंदर हमें देखी गई है। अब प्रॉब्लम ऑफ द एल्डर्स। तो एल्डर्स में दोस्तों ऐसा बताया गया है कि अगर किसी यंगस्टर के अंदर मेमोरी लॉस है तो हम एनाकार्डियम की तरफ जाएंगे, बट अगर किसी एल्डर यानी कि किसी बुजुर्ग के अंदर मेमोरी लॉस है तो हम ब्राइटा कार्ब की तरफ जाएंगे। तो ये रेमेडी हमारी मेंटल पावर तक को एनहांस्ड करती है दोस्तों। अगर एल्डर्स यानी कि एक बुजुर्ग जब स्टेज आती है उस समय बहुत ज़्यादा भूलने लग गया एक पेशेंट, तो बहुत सारी रेमेडीज़ है, बट उनमें से एक रेमेडी हमारी ब्राइटा कार्ब भी है। और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी इलनेस एंड स्वॉलन
टॉन्सिल्स, ये दोनों पॉइंट्स को एक साथ ही कवर करेंगे दोस्तों। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ठंड से, ठंडी हवाओं से। तो जरा सी ठंडी हवा उसको बीमारी पैदा कर देती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। तो जरा सा ठंडा खाएगा उसको टॉन्सिल्स बढ़ जाएंगे, और जरा सी ठंडी हवा की चपेट में आ गया तो उसको तुरंत के तुरंत सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर एग्रावेशन कब होता है दोस्तों? जब भी वो उस बीमारी के बारे में सोचेंगे। यानी कि जब तक वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोच रहा, वो खुश है, वो ठीक रहेगा। बट जैसे ही वो अपनी बीमारी के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, उसकी बीमारी तुरंत के तुरंत वापस आ जाएगी। और ऐसा बहुत लोग आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान बताएंगे कि जैसे ही मैं अपनी बीमारी के बारे में सोचता हूँ, मेरी बीमारी तुरंत के तुरंत वापस आ जाती है, भले ही मैं 10-15 दिन से बिल्कुल ठीक था। तो ये हो गया दोस्तों इसके की यूजेस। अब हम चलते हैं इसके मेन पेज पर और जानते हैं कि ब्रेटाकार्प को हम और डीप में कैसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसके मेन पेज पर। अब चलिए सबसे पहले हम इसके की सिम्टम्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल को पढ़ेंगे, एंड दोस्तों उसके बाद हम एक एक पॉइंट को सिंगल सिंगल उनके सिम्टम्स जानेंगे एंड उनकी मोडेलिटीज़ को स्टडी करेंगे। तो की सिम्टम्स के अंदर हमने देखा गया है कि सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इमेच्योरिटी। क्योंकि इसकी डेवलपमेंट डिलेड है, इसके अंदर ग्रोथ सिंड्रोम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसलिए ये फिजिकली भी एज वेल एज इमोशनली भी उतना ज़्यादा मिच्योर नहीं रह पाता है जितना आम इंसान को होना चाहिए। तो इमेच्योर रहेगा, यानी कि उस तरीके से ये चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। तो दोस्तों मिच्योरनेस तो कहाँ से आएगी? नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसी की बात मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, यही थीम हमें माइंड में रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगा दूसरों पे। छोटा सामान भी लेगा ना तो किसी को साथ लेके जाएगा, किसी दोस्त को साथ लेके जाएगा, या फिर अगर बड़े डिसीजन के साथ तो इसको बहुत सारा रीअश्योरेंस चाहिए अगर इसे बड़ा डिसीजन लेना। बट अगर छोटे छोटे, मान लीजिए एक जीन्स भी खरीदनी है, तो ये किसी को साथ लेकर जाएगा, उससे 10 बार पूछेगा ये ले लूँ, ये ठीक है, तब जाके ये लेगा, क्योंकि इसके खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। यही इसकी पूरी थीम है दोस्तों ब्रेटाकार्प की, कि उसके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बहुत बड़ा स्टेप ले पाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया जितना एक आम इंसान को होना चाहिए था। उसके बाद पॉइंट में बात की गई है दोस्तों स्वेलन टॉन्सिल्स। इसकी बात हम कर चुके हैं, जरा सा ठंडा खाएगा या ठंडी के चपेट में आएगा तो तुरंत पेशेंट बीमार पड़ जाता है। एंड लास्ट पॉइंट में बात की गई है ऑफेंसिव स्मेलिंग पर्स्पिरेशन ऑन दी फीट। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्रेटाकार्प के पेशेंट को पहचानना। अगर एक बच्चा है तो सबसे पहला सवाल, अगर मुझे लगता है कि ये ब्रेटाकार्प का पेशेंट है, तो मैं यही करता हूँ दोस्तों कि क्या इसके पैरों में पसीना है, और अगर पसीना है तो क्या वो बदबूदार है, क्या इसकी सॉक्स में स्मेल आती है अगर ये स्कूल जाता है। तो अगर उसके पेरेंट्स या फिर उसके रिलेटिव्स आए हैं तो वो अगर इस बात को मानते हैं कि अगर ऐसा है, तो मैं इस ब्रेटाकार्प को जरूर कंसीडर करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है इसका। तो ये हमने इसके की सिम्टम्स स्टडी कर लिए हैं दोस्तों, कि ये तो आपको मिलने चाहिए एक ब्रेटाकार्प के पेशेंट में, और यही बात हमने स्टार्टिंग में आपको बता दी इसके ओवरव्यू में। चलिए अब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार का हमें इसका मेंटल और फिजिकल नेचर एंड फिजिकल लेवल पे इसको क्या क्या समस्याएं हैं वो देखने को मिलता है। तो रेमेडी प्रोफाइल में दोस्तों लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिजिकल, इमोशन और मेंटल डेवलपमेंट इज यूजली स्लो इन दोज हु रेस्पॉन्ड बेस्ट टू। तो फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इमोशनली भी ये स्लो डेवलपमेंट होता है इन पेशेंट्स का। दे टेंड टू बी शाय एंड इंट्रोवर्टेड। तो फ्रेंड्स, इस लाइन को ना उस तरीके से समझिए आप लोग कि ये शाय क्यों है, यानी कि ये शर्माता क्यों है, और इंट्रोवर्टेड क्यों है, क्यों ये दुनिया से कटता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ही नहीं है दोस्तों। उसकी जो मेन थीम है वो यही हमें बताती है कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए दुनिया से छिपता फिरता है कि कहीं मेरे अंदर जो कमियां हैं वो दुनिया तक ना पहुंच जाए, दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी और मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं इसका सामना कर पाऊं, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये हमेशा दुनिया से छुपता फिरेगा। और जैसे कि मैंने आपको क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था कि क्लास में भी ये अलग से बैठा हुआ मिलेगा, और पेरेंट टीचर मीटिंग में खासकर टीचर्स बताएंगे उनके माँ बाप को कि ये बहुत ही अलग बैठा रहता है, कोई किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई से आंसर याद नहीं है। तो यही कारण है दोस्तों कि ये बहुत ही शाय और इंट्रोवर्टेड रहता है। ऑफ्टन बिकॉज दे आर इनसिक्योर एंड फील दैट दे आर वर्थलेस। तो उसका इन्होंने जवाब भी दिया है दोस्तों कि क्योंकि वो महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई इस धरती पे वर्थ नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, और होती भी हैं दोस्तों उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर डिलेड डेवलपमेंट है, एक डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर इन पेशेंट्स के अंदर देखा गया है। तो इस तरीके से वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। आगे बात की गई है दे मे रिक्वायर एक्सेसिव रीअश्योरेंस एंड आर प्रोन टू फियर एंड एंजाइटी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, अगर वो कपड़ा भी लेने गया है ना तो अपने दोस्त से या फिर अपने पेरेंट्स से 20 बार पूछेगा कि क्या मैं ये ले लूँ, क्या ये ठीक रहेगा, यानी कि कोई छोटा से छोटा डिसीजन भी उसको बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए तब वो ले पाए। तो बार बार उसे रीअश्योरेंस अगर आप देते रहेंगे तो उसको
एक कॉन्फिडेंस भी मिलता रहेगा और वो काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहेगा, यानी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। बट अगर जैसे ही उसका रीअश्योरेंस मिलना बंद हो गया, यानी कि ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है जैसे ही कि उसके हॉस्टल भेज दिया गया एक बच्चे को जो अपने माँ बाप से कभी जुदा नहीं हो पाया था, तो वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। भले ही वो किसी चीज़ में स्किलफुल भी बन जाए, बट हॉस्टल में जाने से या फिर जुदा होने से वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। उसकी जो कैपेबिलिटीज़ थी वो और ज़्यादा कम हो जाती हैं बढ़ने की बजाय। एंड फ्रेंड्स, आगे बात की गई है इमोशनल इमेच्योरिटी कैन कॉज देम टू फील इनएडिक्वेट इन देयर रिलेशनशिप एंड सोशल सिचुएशंस। तो फ्रेंड्स, ये बात उसी बात को बार बार बता रही है कि जो उसके अंदर की इमेच्योरिटी है वही उसे रिलेशनशिप में और जो भी उसके सामने सोशली सिचुएशंस आती हैं उन्हें हैंडल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो उस तरीके से उस समाज को समझ ही नहीं पा रहा है। फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए वो फ्रेंड्स से भी कतराता है कि कहीं मुझसे कोई गलती होगी तो ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है फ्रेंड्स, टिपिकल फिजिकल ट्रेट्स linked with Bretta carb include nail biting when anxious and a tendency to have sweaty smelly feet। तो फ्रेंड्स, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी वो मेंटली तनाव लेगा, यानी कि कोई भी उसके अंदर तनाव आएगा, तो वो तुरंत अपने नाखून चबाना स्टार्ट कर देता है। एंड अ टेंडेंसी टू हैव अ स्वेटी स्मेली फीट, और उसके साथ साथ उसके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना रहता है। ये बात तो हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। The remedy is used for slow development in the children and for those with Down syndrome। अब डाउन सिंड्रोम की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? तो फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो ग्रोथ है हमारे ऑर्गन्स की और हमारी वो स्लो हो जाती है, उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर डिलेड डेवलपमेंट का केस भी देखा जाता है। तो उसी डाउन सिंड्रोम के कारण इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और इसी में बताया गया कि एंड इज ऑल्सो गिवन फॉर सेनाइल डेमेंशिया इन एल्डर्स। तो एल्डर्स के केस में बहुत ज़्यादा भूलना, डेमेंशिया यानी कि हर बात को भूल जाना, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होना, छोटी सी छोटी चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। आगे बात की गई है, इन एडिशन ब्रेटा कार्ब इज यूज टू ट्रीट रिकरेंट कोल्ड एंड कफ, सोर थ्रोट्स, स्वॉलन टॉन्सिल, एंजाइटी, फोबियाज एंड इम्पोटेंसी। तो इन सब चीज़ों के लिए रेमेडी काम आती है, उस पर हम बात कर ही चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब हम एक एक पॉइंट को के अंदर क्या सिम्टम्स पाए गए हैं उनको स्टडी करेंगे, एंड उसके साथ साथ उसकी मोडालिटीज़ को भी स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस। अब जानते हैं इसके अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। डिलेड फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन सच एज लेट डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड वॉकिंग पॉसिबली कॉज्ड बाय डाउन सिंड्रोम। तो एक तो स्पीच यानी कि लेट बोलना और लेट चलना पाया जाएगा पेशेंट के अंदर, खासकर बच्चों के अंदर। और ये है किसके कारण दोस्तों? ये डाउन सिंड्रोम के कारण है। द जेनिटल एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी मे नॉट डेवलप प्रॉपर्ली, टिपिकली रिजल्टिंग इन द लार्ज हेड एंड शॉर्ट स्ट्रेचर। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि दिखता कैसा है वो पेशेंट, तो उसका सर बड़ा मिलेगा, पेट फूला हुआ मिलेगा, बाकी उसके सारे अंग छोटे छोटे से मिलेंगे, और वो पेशेंट बौना भी हो सकता है, यानी कि आर्म हाइट से भी छोटा पेशेंट अगर आपको मिलता है तो वो ब्रेटा कार्ब का पेशेंट हो सकता है दोस्तों। चलिए अब एक बार इसके मोडालिटीज़ को भी समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, बट सिम्टम वर्स कब है? फॉर इमोशनल स्ट्रेस। तो जब भी उसके दिमाग पे कोई जोर आएगा, कोई प्रेशर आएगा या फिर कोई तनाव आएगा, तभी उसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें एग्रावेशन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ द एल्डर्स। तो एल्डरी के केस में यानी कि बुजुर्गों के केस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अगर वो बुजुर्ग ब्रेटा कार्ब का पेशेंट है? तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या है दोस्तों? सिनाइल डिमेंशिया विद चाइल्डिश कंफ्यूज्ड एंड एम्बैरेसिंग बिहेवियर। एक तो सिनाइल डिमेंशिया है, डिमेंशिया का मतलब चीज़ों को भूल जाना, कन्फ्यूजन हो जाना। मैंने सामान कहाँ रखा था, छोटा छोटा काम भी उनको बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उन्हें प्रॉब्लम आती है, यानी कि छोटा सा हिसाब किताब भी उनसे नहीं हो पाता है। और उसके साथ साथ चाइल्डिश कंफ्यूज्ड एंड एम्बैरेसिंग बिहेवियर, यानी कि उनका बिहेवियर, यानी कि एल्डर होने के बावजूद भी उसका एक बिहेवियर जो रहेगा वो बच्चों जैसा रहेगा, वो छोटी सी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा। और उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि पहले से ही वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाया है, तो इसलिए अंत भी उसकी, यानी कि वो पूरा जीवन भर ही ऐसा पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। द शॉर्ट टर्म मेमोरी विद इम्पेयर्ड एंड पैरानोया और डिप्रेशन में डेवलप। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी रह सकती है या फिर इम्पेयर्ड एंड पैरानोया और डिप्रेशन में डेवलप। तो इन सिचुएशंस के अंदर, यानी कि एल्डर के केस में अगर ज़्यादा तनाव आ जाएगा, मानसिक कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी जिसे वो नहीं झेल पा रहा है, तो उसके कारण उसके अंदर डिप्रेशन भी पैदा हो जाता है और वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा।
देयर मे बी हेयर लॉस एंड अ फ्रीक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट में प्रोग्रेस इवेंचुअली टू इनकंसिस्टेंस। अब एक तो हेयर फॉल देखने को मिलेगा एल्डर के केस में, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा यूरिन रहेगा बार बार, और इतनी तेज यूरिन की डिज़ायर होगी कि यूरिन वो रोक भी नहीं पाएगा और बार बार पेशाब उसको आता रहेगा। दिस सिम्टम में एसोसिएटेड विद स्ट्रोक, और ये सिम्टम हमें स्ट्रोक के केस में भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसमें बेसिकली हमें क्या समझना है कि मान लीजिए एक पेशेंट को स्ट्रोक हुई, यानी कि पैरालिसिस हो गया है। स्ट्रोक का मतलब ब्रेन हेमरेज दोस्तों, तो ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके कारण पैरालिसिस हो गया, किसी एक पार्ट का या किसी एक अंग का पैरालिसिस हो गया है, या फिर पूरी बॉडी का हाफ पार्ट पैरालिसिस हो गया है, तो उस केस में पेशाब पेशेंट का नहीं रुक पाएगा, बार बार पेशाब की हरारत होगी, और उसके साथ साथ वो भूलने लगेगा, बहुत ज़्यादा भूलने लगेगा। थोड़ी देर उसे चीज़ याद रहेगी, उसके बाद वो भूल जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम एक बार इसकी मोडेलिटीज़ को भी समझ लेते हैं। तो सिम्टम इसमें बेटर कब होते हैं? फॉर नॉट थिंकिंग अबाउट सिम्टम। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड। ये मोडेलिटीज़ का ये पॉइंट पूरे ब्रेटा कार्प को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है दूसरी रेमेडीज से। जब भी पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोचता है, तब वो खुश रहता है, वो बिल्कुल ईजी रहेगा, रिलैक्स रहेगा। जैसे ही वो अपनी बीमारी के बारे में सोचेगा, उसको एग्रावेशन हो जाता है। और एग्रावेशन किस चीज़ से होगा? फॉर इमोशनल स्ट्रेस फॉर कंपनी, यानी कि जब भी बहुत सारी भीड़ उसके सामने आएगी ना, जब भी उसको कंपनी मिलेगी, यानी कि 3-4 आदमी या फिर कोई एक सिंगल आदमी आके बैठ गया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेगा। वो परेशानी क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि उसे लगता है कहीं मेरे अंदर जो कमियां है वो उसके सामने ना आ जाए, और वो उन कमियों को दूसरों को ना बता दे, एक्सपोज ना कर दे मेरी कमियों को। इसलिए वो हमेशा डर का माहौल उसके अंदर पैदा हो जाता है, और वो ज़्यादा परेशान हो जाता है कंपनी से। और इमोशनल स्ट्रेस तो ऐसे पेशेंट के अंदर जब भी आएगा, तब तक एग्रावेशन होगा ही होगा। अब चलते हैं दोस्तों स्वेलन टॉन्सिल्स के केस में क्या हमारे सिम्टम पाए जाएंगे और क्या मोडालिटीज पाई जाएंगी, उनको पढ़ते हैं। अ रो थ्रोट विद इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल एंड अ बर्निंग पेन ऑन स्वेलिंग। तो जब भी निगलता है, घूटता है पेशेंट, उसको जलन वाला दर्द होता है, टॉन्सिल्स बहुत जल्दी सूज जाते हैं जरा सी ठंड से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देयर में बी रेचिंग दैट इज एग्रावेटेड बाय स्वॉलिंग सॉलिड फूड। इस केस सॉलिड फूड निगलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिक्विड तो एक वो पेशेंट किसी ना किसी तरह निगल भी लेगा, यानी कि स्वॉलो कर लेगा, बट सॉलिड फूड उससे बिल्कुल भी निगला नहीं जाता है। द नेक ग्लैंड में स्वेल एंड हार्डन। तो ब्रेटा कार्प और इसके साथ साथ हम ब्रेटा आयोड और ब्रेटा म्यूर पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें समझ आएगा कि नेक ग्लैंड, पेरियोटिड ग्लैंड्स और सब मैक्सरी ग्लैंड्स, इन सब के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। और इस पे भी नेक ग्लैंड की बात की गई है। नेक ग्लैंड कैसे पाए जाएंगे? सूजे हुए पाए जाएंगे, यानी कि स्वेलन पाए जाएंगे, और बहुत ज़्यादा सख्त मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे। देयर में भी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। तो ब्रेटा कार्प के केस में बहुत ज़्यादा सलाइवा, यानी कि मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है। वो बच्चों के केस में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को पड़ेगा कि मुंह से लार आती है। माँ बाप बताते हैं कि इसके मुंह से बहुत ज़्यादा पानी आता रहता है, और हिंदी में लार कर इसको बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा रालें आ रही हैं, लार आ रही हैं, इस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बताते हैं। सिम्टम में भी इंडिकेटिव ऑफ मम्स स्पेशली इन चिल्ड्रंस। तो फ्रेंड्स मम्स यानी कि जो भी हमारे साइड के चीक्स है, चीक्स का लोअर पार्ट यानी कि जॉ के ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सूज जाता है, और वो जो स्वेलिंग है वो गले तक फैल जाती है, यानी कि पूरा का पूरा हमारा जो टॉन्सिल वाला एरिया है वो पूरा का पूरा सूज जाएगा। उसको हिंदी में हप्पू भी बोलते हैं दोस्तों। शायद आप लोगों ने ना सुना हो, बट आम लैंग्वेज में इसको हप्पू ही बोलते हैं। जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादातर इसको हप्पू बोलते हैं, तो इसी को हम मम्स बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मम्स के केस में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है, और ये खासकर बच्चों के ही केस में देखे जाते हैं। कि मैंने भी आज तक अपनी होल लाइफ में बुजुर्गों में ऐसा नहीं देखा है, बट बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए एक बार इसकी मॉडलिटीज़ को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर वार्म, फॉर फ्रेश एयर, फॉर मूवमेंट। तो गर्म चीज़ से, फ्रेश एयर से चलता फिरता रहेगा पेशेंट तो बेटर रहेगा। बट सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर एक्सट्रीम हीट, फॉर कोल्ड, फॉर हैविंग डैम्प फीट, फॉर थिंकिंग अबाउट सिम्टम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सिम्टम के बारे में सोचने से सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम हीट हो या फिर कोल्ड हो तब भी उसके सिम्टम में एग्रावेशन हो जाएगा। फॉर डैम्प फीट यानी कि जब भी पैर उसके भीगेंगे तो उसको समस्या पैदा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंजाइटी एंड फोबियाज के अंदर क्या सिम्टम पाए गए हैं, एंड इसके अंदर क्या मॉडलिटीज हमें मिलेंगी। तो उसमें बात की गई है इंटेंस, ऑफ्टन इरिटेशनल फियर एंड एंजाइटी पॉसिबली ट्रिगर्ड बाय नेगेटिव रिकलेक्शन ऑफ स्कूल डेज और बाय मेमोराइज ऑफ फिजिकल और सेक्शुअल अब्यूज़। तो जब जब इंसान अपने पुराने दिनों को याद करेगा, भले ही वो कुछ भी हुआ, यानी कि उसके पुराने स्कूल के दिन, या फिर उसके साथ कुछ गलत घटना हुई है, या फिर उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो ऐसा अगर कुछ याद करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाता है। यानी कि ऐसी सारी बातें जो नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, ऐसी बात सुन के वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके अंदर एक एंजाइटी आ जाती है,
और उसको फोबियाज रहते हैं कि ये सब मेरे साथ दोबारा ना हो जाए, तो इसी चीज़ को लेकर भी वो दुनिया से कटा कटा रहता है दोस्तों। देयर इज़ ऑफ्टन अ टेंडेंसी टू बाइट द नेल। तो जैसे ही वो तनाव में आएगा वो अपने नाखून चबाने लगता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है दोस्तों, और ये ब्रेटाकार का बहुत ही एक यूनिक सिम्टम भी है। चलिए इसकी मोडेलिटीज़ को एक बार समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर वॉकिंग अलोन इन दी ओपन एयर, फॉर नॉट थिंकिंग अबाउट सिम्टम्स। तो जैसे ही वो सिम्टम्स के बारे में नहीं सोचता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है, यानी कि उसका ध्यान रिलैक्स रहता है, तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। वर्स कब होते हैं? फॉर इमोशनल स्ट्रेस फॉर कंपनी। जैसे ही वो मानसिक तनाव लेगा या फिर कोई कंपनी उसको देना चाहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। चलिए अब हम रेस्पिरेटरी इलनेस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट पॉइंट में हमें इम्पोटेंसी देखने को मिल जाएगा। तो रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर रिकरेंट कोल्ड, कफ एंड ब्रोंकाइटिस, द नॉस्ट्रिल में फील ड्राई एंड रो। तो बार बार उसको नज़ला, खांसी और ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी कि ठीक हो गया फिर आ गया, ठीक हो गया फिर आ गया। तो ये अगर ऐसा देखा जाए कि बहुत बार ये समस्या बार बार रिपीट हो रही है और ऐसे हमें फिजिकल और मेंटल सिम्टम देखने को मिले ब्रेटाकार्प जैसे, तो अगर हम ब्रेटाकार का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो उसकी समस्या जो है बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। इसमें हमारी मॉडलिटीज़ क्या है? सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर वार्म, फॉर फ्रेश एयर, फॉर मूवमेंट। तो गर्म चीज़ पिएगा तो उसको अच्छा लगता है, फ्रेश एयर में अच्छा लगता है, और मूवमेंट यानी कि चलता फिरता रहेगा, कुछ कार्य करता रहेगा तो उसको बेटर फील होगा। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर एक्सट्रीम हीट, फॉर कोल्ड, फॉर हैविंग डैम फीट, फॉर थिंकिंग अबाउट सिम्टम। सेम मॉडलिटीज़ हैं दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं इम्पोटेंसी के केस में। इम्पोटेंसी में क्या देखा गया है? बाउट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो लिबिडो इन मैन, पॉसिबली सो प्रोनाउंस्ड दैट दे एक्चुअली फील अस्लीप ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि उनके अंदर इच्छा रहती ही नहीं है, उनके अंदर इच्छा जागरूक भी नहीं होती है, और ना ही उनको इतना ज़्यादा इरेक्शन ही होता है। यानी कि उनको इरेक्शन भी होगा ना तो भी थोड़ा बहुत इरेक्शन होगा, और उनको सेक्सुअल कोई हवस ऐसी नहीं रहती है। यानी कि अगर हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि उनके डिज़ायर, उनको लिबिडो ही बहुत ज़्यादा कम उनके अंदर रहती है, तो उनको सेक्स को लेकर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहती है जितनी आम दुनिया के दिमाग में ये सब रहती है। तो ऐसा तक देखा गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सो जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, बट ऐसा तक देखा गया है कि वो थोड़ा सा ही, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की स्टार्टिंग में वो इतना ज़्यादा थकावट महसूस करता है, बोरियत महसूस करता है, कि उसे लगता है कि मैं सो जाऊँ वही बेटर है। यानी कि सोना वो फिर, या फिर वो थक जाएगा तो वो सो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो सो ही जाएगा हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यानी कि उसकी जो इच्छा है वो उस तरीके से नहीं मिलेगी हमें देखने को। चलिए इसकी मॉडलिटीज़ को एक बार समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर नॉट थिंकिंग अबाउट सिम्टम। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड, फॉर हैविंग डैम फीट, फॉर इमोशनल स्ट्रेस। तो मॉडलिटीज़ लगभग सेम है पूरी ब्रेटाकार में, और वो मॉडलिटीज़ हमें साफ बता रही हैं जब जब उसको मानसिक तनाव आएगा वो एग्रावेट होगा, और जब जब वो बीमारी के बारे में जो उसकी कमियाँ हैं उनको नहीं सोचेगा, तब तब वो पेशेंट खुश रहेगा, अच्छा फील करेगा। और उसके साथ साथ ठंड से उसको प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो तब भी उसको प्रॉब्लम आएगी। गर्म चीज़ पिएगा तो उसको बेटर फील होता है। तो फ्रेंड्स ये है ओवरऑल ब्रेटाकार्प का पेशेंट। आशा करता हूँ आज आप लोगों को ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों, बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।